हमारे इस खास कार्यक्रम मंच, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंच है, लगातार सजा हुआ है और बड़ी बड़ी हस्तियां, हरियाणा की दिग्गज हस्तियां, राजनीति जगत से जुड़ी हुई हमसे एक एक कर मिल रही हैं। सभी का समावेश एक साथ एक मंच पर करने की कोशिश हमने आज इस मंच कार्यक्रम के माध्यम से की है। और चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब अगला सेशन जो है वो है अंतिम व्यक्ति का उत्थान, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि अंत्योदय तक हमें जाना है, अंत्योदय तक विकास करना है। और इसी सोच पर हमारा अगला सेशन निर्भर है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान आखिर कैसे होगा। और इसके लिए हमारे बीच में मौजूद हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजेश नाकर जी, जो कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हरियाणा सरकार। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विनोद लांबा जी, जो कि एडिटर इन खबर हरियाणा है, और मेरे सहयोगी देवेंद्र जी से कि वो मंत्री जी को मंच पर लेकर पहुंचे और अगले पैनल की शुरुआत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री राजेश नागर जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी का, जो कि हमारे बीच पहुंच चुके हैं, मंच पर आ रहे हैं। और अंत्योदय का उत्थान, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे होगा, क्या इसके लिए नीतियां हैं, और 100 दिन में कितना अंतिम व्यक्ति तक विकास सरकार कर पाई है, तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी। ओवर टू यू विनोद जी। शुरुआत करते हैं और शुरुआत में मेरे साथी देवेंद्र कौशिक भी साथ हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क के इस मंच पे। खाद्य आपूर्ति विभाग आपके पास है, तो सीधी सवाल तो यही आपसे मैं पूछूंगा कि किस तरह का विभाग चल रहा है। और उपलब्धियों की मैं बात करूं, 100 दिन में सरकार की तमाम उपलब्धियां होती हैं। अब उपलब्धियों की जो बात है उसमें अपने डिपार्टमेंट को लेकर आपको क्या बात रखनी है? हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 52 लाख के करीब लाभार्थियों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर हम देंगे, और उसमें 13 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो भी गए हैं। और इसके अलावा हमने राशन डिपो के टाइम भी कर दिए गए कि टाइमिंग से सर्दियों के टाइम अलग हैं, गर्मियों के टाइम है, राशन डिपो टाइम से खुलें। उसके अलावा हमने उन गाँव में बुनियादी करने के लिए चौकीदारों को कहा है कि भाई राशन के जो टाइम है या जिस दिन ये राशन मिलेगा उसके लिए भी कहा है। मंदिर गुरुद्वारे शहर में अनाउंसमेंट कि भाई इस समय 1 तारीख तक राशन मिल जाए और किसी भी परिवार में एक से ज्यादा राशन डिपो किसी पे ना रहे, ये भी आपने सख्ती से आते ही मंत्रालय संभालते ही आदेश दिया। ये बिल्कुल, इसके लिए भी हमने कहा है कि एक परिवार में एक ही राशन मिले, चाहे उसके रिश्तेदार हों या कोई और रिलेटिव हो, सगे संबंधी हो, राशन का डिपो एक को ही मिले। ये नहीं कि उनके कई लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव रिश्तेदार या कोई और लोगों के नाम से, परिवार के और सदस्यों के नाम से राशन ले लेते हैं। तो ये हम अगला जो अभी हम नए राशन डिपो अलॉट करेंगे तो ये रहेगा कि एक परिवार के एक सदस्य को मिले, ना कि उसका कोई रिश्तेदार हो या दूर का रिश्तेदार हो। तो इससे उसमें रोक लगेगी कि भाई एक कई बार कोई किसी डिपो को हम अगर सस्पेंड करते हैं तो उनका कोई रिश्तेदार का या और दूर के रिश्तेदार के नाम से भी उनके कई वो डिपो होते हैं, तो वो उससे सप्लाई अटैच हो जाती है। एक मंत्री जी, सवाल है आपसे, चूंकि आप बदलाव की जो बात कर रहे हैं, राशन डिपो की चाहे बात करें, तमाम चीज़ों को, राशन के टाइमिंग की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ में चर्चाएं जब से सरकार बनी एक इस बात को लेकर रही कि कई मंत्रियों ने लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए अधिकारियों के, और भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। आप भी कई जगह गए, छापेमारी आपने की, कई अधिकारियों को सस्पेंड आपने कराया। आप फिट भी बहुत हैं, सीधे ट्रक पे चढ़ जाते हैं, बोरी चेक करने के लिए है। देखो, जहाँ भी शिकायत हमें मिली, पहले एक पलवल से हमें शिकायत मिली थी कि डिपो के यहाँ डिपो जो होल्डर है उसमें जो राशन जो दे रहा है, गेहूँ जो बांट रहा है, उसमें कुछ रेत मिले हुए हैं या कुछ अच्छी क्वालिटी का गेहूँ नहीं था। तो मैं खुद मौके पे जाकर पलवल में गया और जांच की, और वो जो गड़बड़ी मिली, साथ के साथ ही वहाँ के डीएसपी विजिलेंस को बुलाकर कार्रवाई की और उसकी डिपो की सप्लाई सस्पेंड की, उसकी एफआईआर भी कराई। उसके बाद एक उकलाना हिसार में एक शिकायत मिली कि गेहूं की बोरियों के ऊपर पानी का छिड़काव करके
वो वजन बढ़ाकर गेहूँ की सप्लाई कर रहे हैं, तो उसको भी मौके पे जाकर वहाँ चार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और एक FIR भी कराई जो इंस्पेक्टर थे वहाँ पर। एक अहम फैसला और आपने लिया CCTV कैमरे लगाने का। आपकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये देश का पहला ऐसा राज्य है जहां राशन डिपो के होल्डर के यहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये अमली जामा कब तक पहना पाएंगे आप? देखो, इसके लिए हम टेंडर प्रोसेस चालू कर दिया है और जल्दी उम्मीद है कि हम इसका टेंडर कर देंगे और 10,000 के करीब हमारे पूरे राशन डिपो हैं पूरे हमारे हरियाणा में, और जल्दी हम ये टेंडर करके ये CCTV कैमरे हर एक डिपो पर लगाने की प्रक्रिया चालू करेंगे। एक चर्चा राजनीति से है और राजनीति से इतर भी नहीं कह सकते। फरीदाबाद में आप लोगों के जन्मदिन की फोटो बड़ी वायरल होती है, वीडियो बड़ी वायरल होती है। 111 लेके आजकल बर्थडे का सेलिब्रेशन चलता है और आपकी दोस्ती विपुल गोयल साहब से तो है ही, लेकिन इसमें अब तिगड़ी बन गई है। जोड़ी के अलावा अब इसमें गौरव गौतम भी शामिल हो गए। क्या इशारा कर रही है ये तिगड़ी? वो 3 इक्के का सिंबल बना के आप दिखाते हैं जनता के बीच में। नहीं, देखो, विपुल भाई मेरे बचपन के साथी हैं, स्कूल में हम साथ पढ़े हैं। 40-42 साल से ज़्यादा हमारी एक दोस्ती को हो गए, एसोसिएशन को हो गए। और क्या नाम, गौरव भाई भी हमारे फरीदाबाद लोकसभा से आते हैं, पुराना उनसे भी हमारा एक रिश्ता है, क्योंकि फरीदाबाद की वजह से उनका बहुत हमारी पुरानी जान पहचान है। और हम 1-1-1-3 नहीं बोलते उसको, 1-1-1-111 बोलते हैं। वो ट्रिपल वो नहीं है, 1-1 अगर 1 करें तो 111 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम 3 ना होकर 111, मतलब हम फरीदाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा का तीनों मिलकर विकास करेंगे, काम करेंगे, डेवलप करेंगे। मंत्री तो एक और है ना फरीदाबाद से, अगर बात किया तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर साहब भी हैं। वो केंद्र के मंत्री हैं, हम प्रदेश के मंत्री हैं। तो हम जो तीनों हरियाणा का विकास करेंगे और फरीदाबाद का विकास करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा हरियाणा पूरे देश में प्रगति करे और उन्नति करे और हमारा देश में हरियाणा प्रदेश का नाम पहले नंबर पर आए। राजेश जी, एक सवाल, चूंकि अब 100 दिन की हम बात कर रहे हैं, सरकार के 100 दिन और आपके विभाग की उपलब्धि 100 दिन की, ये तो विभाग की तो आप गिनाई नहीं, लेकिन एक विधानसभा में आपके जो 100 दिन का ये जो कार्यकाल रहा, उसकी क्या उपलब्धि रही, क्या फैसले विधानसभा के डेवलपमेंट को लेकर लिए गए? देखो, एक जल्दी हमें एक SDM सब डिवीज़न SDM ऑफिस हमारे को तिगांव के लिए मिल जाएगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है और उसका जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। हमारे एक बाईपास की बहुत दिनों से हमने एक मांग रखी थी, मझावली पुल बनने के बाद जो कनेक्टिविटी नोएडा की फरीदाबाद से हो जाएगी, तो फिर उससे काफ़ी कई हज़ारों व्हीकल्स, गाड़ियाँ राजस्थान हमारे और गुड़गांव सोना से अगर जिसको नोएडा जाना होगा तो यहाँ से तिगांव मझावली पुल से ही जाएगी। तो उसके लिए एक बाईपास की मांग रखी थी, उसके लिए हमें मंजूरी मिल चुकी है और जल्दी वो बाईपास हमें मिल जाएगा। उसके अलावा एक जो हमारा कन्वेंशन हॉल विज्ञान भवन का काम बहुत तेज़ी से 500 करोड़ की लागत से करीब चल रहा है। सड़कों का काम करीब सभी पूरे हो गए हैं। हमारे खेतों के रास्ते जो रह गए हैं उनके लिए भी जो कभी देश आज़ाद हुआ जब से नहीं बने थे, ज़्यादातर बन गए, जो रह गए उनके लिए भी ग्रांट आ गई है। और सब स्टेशन 2 हमारे बन चुके हैं, 2 सब स्टेशन की मांग हमने और रखी है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। उसके अलावा 4 सब स्टेशन और बिजली के हमें मिलने जा रहे हैं। दिल्ली की तरफ ले चलते हैं आपको। दिल्ली का चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दिल्ली में तो 27 साल के बाद कमल खिला है और 11 साल की जो सरकार थी, आपकी भी बहुत तस्वीरें आई थी, आपने भी दिल्ली में प्रचार किया है। जलेबियां बांटने का जो सिलसिला है हरियाणा से शुरू होने के बाद दिल्ली में भी जारी है। देखो, अगर जलेबी की बात करें तो गोहाना की जलेबी पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में मशहूर है। तो हमारा एक कहीं कोई भी फंक्शन होता है, ब्याह होती है, शादी होती है, कोई भी त्यौहार होता है, तो जलेबी को एक मुख्य व्यंजन की तरह हम रखते हैं। और जलेबियाँ आपको पता है कहाँ से चालू हुई थी, किसने चालू की थी, ये सारी चीजें चालू कहीं से भी हुई, भुनाई आप लोगों ने बखूबी उसे। स्वाद आप ले रहे हैं जलेबियों का? जलेबी होती अच्छी है, जलेबी का स्वाद भी अच्छा होता है और हरियाणा की तो हम कहते हैं मुख्य व्यंजनों में जलेबी आती है। स्वाद के साथ साथ चिढ़ाने का काम भी भरपूर कर रहे हैं। पहले तो सिर्फ कांग्रेस वाले ही थे, अब आम आदमी पार्टी वालों को भी चिढ़ा रहे हैं। देखो आज और मोहनलाल बड़ौली जी बता रहे थे 16 तारीख को भंडारा भी करेंगे वहां पल्ला में, जहां पानी पी के आए थे सीएम नायब सिंह सैनी साहब। देखो, आज जो उन्होंने झूठे वादे जो किए,
जनता को बहकाया, भोली भाली जनता को घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की जो पूरी नहीं हुई, तो आज जनता ने उनको नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया। और आपने देखा पहले हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी, महाराष्ट्र में उसके बाद डबल इंजन की सरकार बनी। तो अब दिल्ली के लोगों ने भी पहचान लिया, अगर विकास करना है, दिल्ली जो 10-12 साल पीछे चली गई, जो कोई नई परियोजनाएं, कोई नया योजनाएं, कोई विकास नाम की कोई चीज़ दिल्ली में नहीं हुई, तो दिल्ली के लोगों ने पहचान लिया कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो तभी विकास होगा। जो मोदी जी की गारंटी थी वो सबने उनको विश्वास दिखाया और हमारी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मंत्री जी, चूंकि जलेबियों का जिक्र हो रहा है, आपने दिल्ली में स्वाद चखा जलेबियों का। 2 मार्च को निकाय के चुनाव होने हैं प्रदेश में, 12 मार्च को उसका भी परिणाम आएगा। क्या जलेबियों के एडवांस में ऑर्डर कर दिए हैं क्या? देखो, ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी जहाँ जहाँ भी हमारे नगर निगम थे, हमारी सरकार बनी, हमारे मेयर बने। और इस बार भी जो माहौल है, जैसे मैंने बताया हरियाणा में हम तीसरी बार जीत कर आए। हरियाणा का इतिहास है, जब से हरियाणा बना है तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। उसके बाद महाराष्ट्र में भी सरकार आई और आज दिल्ली में भी अब आप देखो तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ गई। दिल्ली एनसीआर के आसपास चारों तरफ अगर हम देखें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज विपक्ष के पास अपना नेता तक नहीं चुन पा रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके पास अब अगर नेता ही नहीं है, लीडर ही नहीं है जो लीड करेगा, तो किस तरह से ये अपनी पार्टी को जिता पाएंगे। आपके सफर पे भी बात करना चाहूंगा। पहला चुनाव आप हारे, फिर 2 चुनाव लगातार जीते और जब हम लोग देखते हैं पूरा उस बेल्ट से, तो एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह के गए थे कि राजेश नागर को आप लोग जिताओ, इनको बड़ा कद बनाया जाएगा, इनका दिया जाएगा। पिछली बार वो मौका मिला नहीं। अपना पूरा सफर बताइएगा। और इस बार जैसे ही पहली कैबिनेट बनी उसमें स्वतंत्र प्रभार के साथ आपको मौका दिया गया। देखो, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि इसको क्या दायित्व देना है, किसको क्या बनाना है। और मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और प्रकट धन्यवाद करता हूँ जो मुझे 3 बार चुनाव लड़ने का मौका दिया और उसके बाद इस बार जनता की सेवा करने के लिए मुझे मंत्री पद दिया। और वो भी मंत्री पद फूड एंड सप्लाई का, जो डायरेक्ट हमारे लोगों से जिसका डायरेक्ट जुड़ाव होता है, कनेक्शन होता है कि भाई जो राशन जो वितरण करना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, जो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन पूरे देश में बांट रहे हैं कि गरीब परिवार, कोई भी गरीब का परिवार। कांग्रेस यही तो कहती है कि भाई राशन पहुंचा दिया, सक्षम बनाने की जरूरत नहीं है और राशन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विपक्ष ये कहता है कि भाई आप लोग तो राशन देके और उनको वहीं सीमित करते हुए अपनी तरफ कर लेते हैं। देखो, जब हम सरकार हमारी 19 में दोबारा आई थी तो ये विपक्ष के लोग यही कहते थे कि भाई आपने बहुत से लोगों के राशन कार्ड, राशन डिपो, राशन कार्ड आपने काट दिए, राशन बंद कर दिया। तो जब भी इनको दिक्कत थी, अगर आप कुछ परिवार और जुड़ गए हैं तो उसमें भी इनको दिक्कत है। हमारी एक मेन जो कारण है इसका डाटा उठा लेते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे जा रहा है लगातार और प्रदेश का जो आंकड़ा है वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का बकायदा ट्वीट था और तमाम आंकड़े उन्होंने रखे थे कि किस तरह से हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे के लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखो, इसका मेन कारण एक है, पूरे भारत में जो गरीबी रेखा की सीमा रखी गई है वो 1,20,000 है। हमने हरियाणा में उसको 1,80,000 कर दिया, 60,000 और बढ़ा दिया कि जिससे और जो लोगों को ये इसका लाभ मिल सके। लाभार्थी जो और 60,000 की जो स्लैब हमने बढ़ाई है उससे इसकी संख्या बढ़ी है। तो ये मेन कारण यही था। और फिर भी ये अगर हम कम करते हैं तो जब भी इनको दिक्कत होती है, कुछ जोड़ते हैं तो जब भी इनको दिक्कत होती है, तो ये मुझे समझ में नहीं आता ये चाहते क्या हैं, कम करवाना चाहते हैं या ये जुड़वाना चाहते हैं। एक सवाल मंत्री जी, चूंकि 100 दिन का जिक्र हो गया विधानसभा का भी और आपके विभाग का भी, अगले 5 साल का जो रोड मैप है, विजन है आपका इस विभाग को लेकर, वो क्या है? देखो, अभी जैसे हमने बताया कि सीसीटीवी कैमरे हर इसकी एक डेट भी हम फिक्स करने जा रहे हैं कि भाई 1 तारीख से पहले जो अगले महीने का राशन है वो डिपो तक पहुंच जाए, जिससे जो लाभार्थी है वो उपभोक्ता है उसको दिक्कत ना आए। कई बार ये होता है कि
राशन पहुंचने में 10-12 महीने की 12 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख तक जाता है, तो उससे जो लाभार्थी है उसको दिक्कत होती है। उसमें बहुत सारे हम सुधार हम करने जा रहे हैं कि भाई किसी को भी दिक्कत ना आए। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो राशन है सारा एक टाइम में ही मिले। कई बार ऐसा होता है तेल बाद में मिलता है, चीनी बाद में मिलती है, या जो गेहूं है वो बाद में मिलता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सारा राशन एक बार में मिले, जिससे लाभार्थी को अपने राशन लेने के लिए 2 या 3 बार ना जाना पड़े। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपने जो सुधारों की बात कर रहे हैं ये तो वाहिया सुधार हो गए, लेकिन आंतरिक सुधारों की अगर बात करें तो आपके विभाग में स्टाफ की बेहद कमी है, संसाधनों की बेहद कमी है। कई बार राशन जो आपके स्टोरेज जहां है वो काफ़ी दूर होती है, इस वजह से भी बताया जाता है कि देरी होती है राशन पहुंचने में। हिसार से अगर फरीदाबाद आप राशन लेके जाएंगे गेहूं तो उसमें वक्त लगता है। तो इन कमियों को कैसे दूर कर पा रहे हैं? ये बात जो आपने कही सही कही। इसमें हम जोन इसका डिवाइड कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा को 3 या 4 जोन में बांट दिया जाए, जिससे राशन की जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका समय कम लगे और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी कम लगे। तो इसके लिए हमारी एक बैठक हुई है हमारे अधिकारियों के साथ कि भाई इसको हम 3 या 4 जोन में पूरे हरियाणा को बांट दें, जिससे कि राशन भी समय से पहुंच जाए, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कम आए। इस पे हम काम कर रहे हैं। कंज्यूमर अफेयर्स को लेकर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर्स को जो प्रॉमिस किया जाता है, एक और आपका विभाग है उसमें कंज्यूमर अफेयर्स के तमाम मुद्दे आते हैं। तो मंत्री जी मैं सीधा पूछूंगा कि कंज्यूमर के जो हित हैं उनको साधने के लिए क्या रोड मैप आपके पास है और उसको कैसे बैलेंस करेंगे और ज्यादा कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे? देखो इसके लिए कि कोई भी न्याय के लिए आता है, कोर्ट में जाता है, तो समय से उसको न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले। उसको ये ना लगे कि भाई मेरे को इतना समय लग गया, मैंने कोई अपने कोर्ट में जाकर कोई अपील की या कोई न्याय मांगा। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी कंप्लेनेंट आए कंज्यूमर कोर्ट में, उसको टाइम से और टाइमली और समय से उसको जल्दी उसको न्याय मिल जाए, जो भी उसके शिकायत का जो अपील की है, कंप्लेंट की। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। माहौल जब हरियाणा में था इलेक्शन का तो कांग्रेस आपके साथ शुरू हुई थी, लेकिन जीटी रोड बेल्ट कह लीजिए या फरीदाबाद कह लीजिए, वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन के निकला है और अब तो पलवल भी उसमें शुमार हो चुका है कि जो स्ट्रांग होल्ड कहा जाता था, जीटी रोड बेल्ट कही जाती थी, वहां करनाल और उन एरियाज के अलावा फरीदाबाद अक्सर पिछली बार 2 बार से अगर देखा जाए तो सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ फरीदाबाद और पलवल जिलों का रहा है। देखो आज पूरे भारत में, पूरे देश में मोदी जी की गारंटी का सबको विश्वास है। मोदी जी पर सब विश्वास करते हैं और डबल इंजन की सरकार जहाँ भी होती है एक कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल होता है, काम होते हैं, विकास होता है। तो एक हमारे नायब सैनी जी का जो एक तरीका है लोगों से मिलना, कनेक्टिविटी, रात को 12 बजे 2 बजे भी कोई जाके उनसे मिल सकता है। उनका व्यवहार जो शालीन व्यवहार है, लोगों से मिलने का जो एक उन्होंने नया प्रचलन किया जब से मुख्यमंत्री बने, तो एक लोगों में एक विश्वास जग गया है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद ज्यादा साथ देता है। सभी अब सब जगह ही हमारे अगर 40 हमारी चारों तरफ से जो सीटें आई हैं, पूरे हरियाणा से ही सीट आई हैं और अब कई सीटें तो बहुत कम अंतर से पीछे रहे हैं। तो इस तरह से आज विश्वास पूरे हरियाणा में जम चुका है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, काम कर सकती है। जो वादे किए, जो विश्वास, जो विकास के हमने सपने दिखाए, उस विकास भी किया और जो आगे भी अगर कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मंत्री जी, चुनावों की चर्चा चल रही है, चूंकि कल से निकाय चुनाव के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में हालांकि जो टिकटों का जो बंटवारा है या किसको देनी है संगठन तय करेगा, लेकिन उस संगठन के साथ में आप भी मीटिंग कल जैसे हरियाणा भवन में हुई है, उससे पहले यहाँ चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है। तो ये जो आप उम्मीदवारी जो है वो घोषित कब तक कर देंगे? खासतौर से मैं फरीदाबाद का जिक्र करूँ, सबसे बड़ा प्रदेश का निगम और पहली बार मेयर का चुनाव सीधा फरीदाबाद में होने जा रहा है। देखो फरीदाबाद सबसे पहला निगम बना पूरे हरियाणा में और बड़ा निगम भी है, काम बहुत हैं हमारे, बहुत से 6 विधानसभा करीब इसमें आती हैं, 5 तो पूरी आती हैं, 6ठी भी का थोड़ा हिस्सा आता है, थोड़ा बाहर है।
तो इसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, पैनल चले गए हैं, नाम भी पैनल में कुछ दे दिए गए हैं। अब आगे एक फाइनल होके आगे पैनल के नाम पे ही ब्रेकिंग दे जाओ ना, हमें जो पता है आप सही या गलत बता दो। क्या इसमें सीमा तिरखा जी जो पूर्व मंत्री हैं, रेनू भाटिया, ये 2 नाम हैं, इसके अलावा पुनीता हसीजा ट्राई कर रही थी, 2-3 नाम मुझे पता है। थोड़ा तो हिंट करके जाओ जिससे एक ब्रेकिंग तो निकले। और एक और लामा साहब, एक और इसमें जोड़ दूं, क्योंकि अब जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे थे कि 10 महिलाओं ने आवेदन दिया है अभी तक मेयर पद के लिए। देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हर एक इसमें चाहता है कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूं, इस पार्टी से जीत कर आऊं। तो ये तो मंत्री कद के भी जो रहे वो भी मेयर चुनाव में उतरने की चर्चा बड़े जोर शोर से है। सीमा तिरखा पूरी कोशिश कर रही है, देखो, ये तो ये प्रजातंत्र इसी को तो कहते हैं, सबको हक है चुनाव लड़ने का, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको चुनाव लड़वाना है, किसको उम्मीदवार बन चुके हैं। हाँ, कुछ नाम गए हैं और ये पैनल अभी फाइनल आगे सेंटर में जाकर, केंद्र है उसमें जाकर फाइनल। पैनल में कितने लोगों को भेजा है, कितने नाम भेजे हैं? इसके बारे में मुझे नहीं पता, कल दिल्ली में बैठक थी, मैं उस बैठक में नहीं था। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी भी है और भाजपा से ब्रेकिंग निकालने के लिए आप कितनी तरह से पूछ लो, वहां से ब्रेकिंग देती भी नहीं है। ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है हमारा कि भाई किसको चुनाव लड़वाना है, कहां से चुनाव लड़वाना है। तो लगातार इन मुद्दों पर बातचीत चल रही है। हरियाणा सरकार की ऐसी क्या चीज है जो कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे जो लोग, उनको अपील करेगी, और जो 3C सरकार है यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरा बीजेपी का सरकार है, इस बार महत्वपूर्ण रहने वाला। आपने कहा कि सीएम साहब का जो फ्लेवर है, उनका जो अंदाज है, सबसे हंस के मिलते हैं। संत कुटीर जो उनका आवास है, उस पर सबके दरवाजे खुले रहते हैं। और आप लोगों से भी, मुझे लगता है विधायकों से, मंत्रियों से भी लगातार चर्चा सीएम साहब की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया आपको, मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार है, जो मिलनसार, जो एक कोई भी आदमी किसी भी समय उनसे मिल सकता है, तो आदमी को एक कनेक्टिविटी जो आदमी चाहिए कि 2 बजे भी आदमी अगर उपलब्ध है, 2 बजे भी आप मिल सकते हो, तो जनता के अंदर एक विश्वास जो उन्होंने कायम किया है, उसी वजह से एक मेन कारण ये भी रहा। और जो विकास हमने किए, भारतीय जनता पार्टी ने किए, हरियाणा में जो काम किए, चाहे रोडों की बात करें, चाहे हम जो विकास, जो हमारे फ्लाईओवर्स जो बने, कनेक्टिविटी जो हमारी बनी, वो उसका मेन कारण यही रहा कि विकास जो हमने किया, तो उस पर विश्वास जनता ने हमें दिखाया, जताया। और उसी वजह से 2 के मुकाबले तीसरी जो सरकार है उसमें क्या डिफरेंसेस है? क्योंकि सीएम साहब ने कई ऐसे फैसले हैं जो बदले हैं, खासतौर से आपने एक राशन वाला जिक्र किया, उसके अलावा सरपंचों की जो लिमिट थी वो भी बदली गई, और जो भी वर्ग थोड़े बहुत नाराज थे उनको लगातार कोशिश की गई कि उनको भी साध लिया जाए। नहीं, देखो, जैसे 25,000 के करीब नौकरियां जब मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा कि मैं मुख्यमंत्री की शपथ जब लूँगा, जब मैं 25,000 जो लोगों की एक कलम से साइन करके नौकरी दूंगा। पटवारियों की बात करें, चाहे 2600 पटवारी, और ये आज जो कायम विश्वास। भर्ती तो रुक जाती है, भर्तियों पर तो कई बार मामला चलता रहता है कि लगातार भर्ती होती है, कोर्ट से पुरानी जो आप लोग डिक्लेयर भी कर देते हैं, उसमें भी क्या नियम कायदे कानून पालन नहीं होते हैं जो कोर्ट से स्टे मिल जाता है? तो कौन जाता है स्टे लेने, कौन रोकता है, ये भी आपको पता है। ये विपक्ष के लोग ही कोर्ट जाते हैं, विपक्ष के लोग ही चाहते हैं कि किसी को नौकरी ना मिले, नौकरी हम देते हैं तो ये कोर्ट चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। तो ये तो पहले से ही चलता आया, जब से हमारी 2014 से सरकार बनी है। कोई भी हमने नौकरियां दी या देना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये कोर्ट चले जाते हैं, और नौकरियों पे जो बाधा पड़ती है इनकी वजह से पड़ती है। तो लगातार तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, और मैं देख रहा हूं कि कुछ विपक्ष के चेहरे भी आना शुरू हो गए हैं। इनसे पूछेंगे कि भाई सरकार तो नौकरी देना चाहती है और आप लोग नौकरी रोक देते। सवाल आप लोग भी ना नोट करते चलना, क्योंकि कई सवाल जो ऐसे हैं, इंदिरा दरवाल आ चुके हैं, मैं उनसे कह रहा हूं भाई नोट कर लेना। आप लोग भर्ती रोको गैंग के सदस्य हैं और मंत्री जी मंच से आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। सीधा भी कुछ कहना है तो कह दो, 1-2 विपक्ष के लोग आ गए हैं, कह दो आप सीधा ही कह दो, सवाल आराम से नोट हो जाएगा। कह दिया, आप उनसे पूछ लेना, मैंने तो कह दिया, अब आप उनसे पूछ लेना, बताएंगे समय आने पे। एक आखिरी सवाल मेरा इस तरह से है कि ये पूछा जाए कि आखिरकार
जो कंज्यूमर अफेयर्स है और राशन का जो मामला है उसकी कोई और भी बड़ा मास्टर प्लान भी आप लोगों के पास है कि जो राशन में देना है, या फिर उसकी जो लिमिटेशन की आपने बात की कि भाई 120 से 160 हमने कर दिया। राजेश नागर साहब, इन 5 साल में हरियाणा वासियों को अपने तमाम मंत्रालयों में क्या क्या ऑफर करने जा रहे हैं? सीधा संवाद आप जनता से, हरियाणा की जनता देख रही है सबसे बड़े मंच, सबसे बड़े चैनल नेटवर्क पर, आप सीधा संवाद कीजिए। देखो, मैंने बताया राशन का जो एक वितरण है, ये इसको इस तरह से किया जाए, हर गरीब को जिसका जो लाभार्थी है उसको राशन समय पे मिले, पूरा मिले। उसके लिए हम कई सुधार इसमें करने जा रहे हैं, चाहे SMS की सुविधा हो, OTP की सुविधा हो, कई और चीजें हम लेकर। OTP का थोड़ा बताइए कि OTP से एक वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, राशन में इसको OTP की इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं? उस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि भाई जो लाभार्थी है उसके पास OTP अगर जाता है तो उसको पता लग जाता है कि भाई मेरा राशन मुझे ही मिला है। कई बार शिकायतें आती हैं कि डिपो होल्डर बोल देता है मैंने राशन दे दिया। दबंगई तो डिपो होल्डर्स की भी चलती है, कई बार राशन जितनी संख्या में, जितना क्वांटिटी उनकी अलाउ है उससे कम देते हैं और चक्कर ज्यादा लगवाए जाते हैं। देखो, हमें कई जहाँ से भी शिकायत आती है, आ रही है, मुझे भी कई शिकायतें आई तो हमने उनकी सप्लाई भी बंद की, सस्पेंड भी उनका राशन सस्पेंड भी किया, 1-2 के ऊपर FIR भी की। तो जहाँ ऐसी शिकायतें हमें आई हैं, आएंगी भी, तो उन पर कार्रवाई हम करेंगे। पोल्यूशन की बात मैं जरूर करूंगा। आपने फरीदाबाद के विकास की बात की, दिल्ली NCR के रेजिडेंट्स के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और नए परिसीमन जब बनेगा तो जो आपका एरिया है, जहां आपका गांव आता है, तिगाम, तो लग रहा है कि इतनी बड़ी विधानसभा है, बदरपुर बॉर्डर से शुरू होती है और मजावली और वहां पुल तक जाती है। जो अब जब दोबारा विधानसभाओं का गठन होगा उसमें आपका विधानसभा लगभग बटनी तय है, क्योंकि सबसे बड़ी विधानसभा है एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। देखो, 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो उसमें कई और नई विधानसभाएं जुड़ेंगी, तो उसमें तिगांव भी होगा, क्योंकि हमारी 4 लाख के करीब तो अभी वोट हो गई हैं जो हमारी विधानसभा में है, और अभी 2 साल में और जुड़ जाएंगी। तो अगले 2026 में कई विधानसभाएं पूरे हरियाणा में और भी जुड़ेंगी। इस पर एक एंगल ये भी देखा जाता है कि लास्ट सवाल मेरा ये है कि भाई जब अपने हिसाब से विधानसभाएं बांट देंगे तो जो सत्ता में होता है उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हर जो बड़ा लीडर होगा बीजेपी का अपनी अपनी विधानसभा के हिसाब से उसको बंटवाया जाए ऐसे कि उसका होल्ड बना रहे। ये होता है, पहले भी सरकारों में चौटाला साहब के समय जब हुआ था उस समय भी ये हुआ था। नहीं, ये तो सारा उसका, और इसी में जुड़ा हुआ है कि हुड्डा साहब की जो विधानसभा है या रोहतक है उसको तो कहते हैं कि भाई रिजर्व में भी डाल देंगे, ये भी चर्चा चलती है। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन के पास सारी रिपोर्ट जाती है एरिया वाइज कि भाई कौन सा एरिया साथ लगता हुआ है, कौन सा एरिया को साथ लेकर हम इसमें अलग अलग जो अगर डिवीजन करते हैं अगर एक विधानसभा। चर्चा सुनी होगी ना आपकी, हुड्डा साहब की विधानसभा को भी रिजर्व सीट में डालने वाले, ये चर्चा पहुंची होगी आप तक भी? ये तो इलेक्शन कमीशन सारा तय करता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम तो रिकमेंड करके भेज देते हैं कि भाई इसको ऐसे इस तरह से करेंगे तो ठीक रहेगा। फाइनल तो रिकमेंडेशन की तो बात है, तो अपने हिसाब से जो सत्ता दल होता है वो उसका फायदा उठाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ही सारा इसका तय करता है किसको किस तरह से बांटा जाए और किस तरह से इसका एरिया बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, बातचीत तमाम आपने रखी और तमाम जो विजन है वो भी बताया। और सबसे महत्वपूर्ण विभाग ये है कि जो राशन की बात है और गरीबों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए OTP तक की आपने बात की कि भाई ऐसा वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाए जिसमें OTP आ जाए, और OTP आने से ये होगा कि जिसके नाम से राशन कार्ड है उसी को सीधा राशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम व्यक्ति का जो उत्थान करने का आपका रोड मैप है, हमारे इस मंच से पूरा मैसेज आपके हरियाणा तक पहुंच गया। बेहद शुक्रिया मंत्री। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मंच हरियाणा, इंडिया न्यूज हरियाणा की ये खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के तुरंत बाद युवा सोच और सियासत, युवाओं की भागीदारिता राजनीति में क्या रहेगी, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल मैं गुजारिश करूंगा ITV नेटवर्क के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अमित आर्या जी को कि वो जो है मंच पर आए और सम्मानित करें राजेश नागर साहब जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दी है। तो कहीं मत जाइएगा, छोटा सा ब्रेक।